हाल ही में सीडीएस अनिल चौहान ने बहुत ही ज़्यादा चिंता के साथ ये बताया है कि भारत, चाइना और बांग्लादेश के बीच के जो सामरिक गठबंधन है वो भारत के लिए कूटनीतिक, विदेश नीति और सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है। इन तीनों का जो बढ़ता संबंध भारत के लिए आंतरिक रूप से और विदेश नीति के तौर से भी बहुत ज़्यादा ही असुरक्षित है। आज हम इस वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे कि ऐसी क्या सिचुएशन है कि भारत के लिए चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश की जो रणनीति है वो कैसे हमारे लिए सही नहीं है। तो हम इसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो जैसा कि आप सब जानते हैं 9 जुलाई को सीडीएस अनिल चौहान ने अपना ये स्टेटमेंट दिया था। अगर हम बात करें सिचुएशन ऑफ इंडिया, भारत की भौगोलिक स्थिति की बात करें तो आप देख सकते हैं कि भारत जो है वो इसकी जो है सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये दक्षिण एशिया में स्थित एक भू राजनैतिक टुकड़ा है जो राजनीतिक रूप से पूरे देश में जिसकी एक अलग पहचान है। और इसकी जो भूमि की सीमा है वो 15,106 किलोमीटर है। ये 7 देशों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है, जिसमें ये देखो पश्चिम में आप बात करेंगे तो ये पाकिस्तान, और इससे थोड़ा सा ऊपर अगर हम बात करें तो यहाँ पे अफ़गानिस्तान के साथ भी इसकी सीमाएं साझा हो रही है। और अगर हम बात करें तो उत्तर में चाइना, नेपाल और भूटान। अब इसके अलावा अगर हम बात करें तो पूर्व में म्यांमार और बांग्लादेश के साथ इसकी सीमाएं साझा हो रही है और दक्षिण में श्रीलंका। अब ये 7 देशों के साथ इसकी सीमाएं साझा हो रही है। पाकिस्तान के साथ इसका गुजरात, राजस्थान और पंजाब, जम्मू कश्मीर के साथ इसकी सीमाएं साझा है। और कुछ हिस्से जो है अब अफ़गानिस्तान के साथ भी जम्मू कश्मीर के जुड़े हुए हैं। नेपाल के साथ इसका जो हिस्सा है वो उत्तर प्रदेश, बिहार और सिक्किम है। अब इसके अलावा अगर हम बात करें तो पश्चिम बंगाल बांग्लादेश के साथ जुड़े हुए और 7 सिस्टर्स जो है बांग्लादेश के साथ इसकी कुछ सीमाएं 7 सिस्टर्स की भी है। जैसा कि अगर हम बात करें तो सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम, ये जो है मुख्य रूप से बांग्लादेश से जुड़े हुए। म्यांमार के साथ भी इसकी कुछ सीमाएं लग रही हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो अगर हम देखें भारत और उसके पड़ोसी देशों के साथ संबंध, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि चाइना और भारत के बीच के संबंध कैसे हैं। तो जैसा कि हम अगर बात करें तो 1947 में पाकिस्तान और भारत बना। 14 अगस्त को जो है अंग्रेज़ों के द्वारा बनाया गया था। ये दो देशों का विभाजन किया गया था और तभी से भारत और पाकिस्तान के संबंध जो अच्छे नहीं चल रहे। उस वक्त हिंदू मुस्लिम के दंगे भी हुए। इसके अलावा अगर हम बात करें तो भारत पाकिस्तान के बीच अलग अलग समय पर लड़ाइयाँ भी होती रही हैं। आप अगर बात करें तो 1965 की लड़ाई, इसके अलावा अगर हम बात करें जिसमें हमें सिप्ला समझौता करना पड़ा था, 1971 की लड़ाई जिससे बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कारगिल युद्ध, उसके अलावा 2019 की लड़ाई जो पुलवामा अटैक की वजह से भारत के द्वारा सर्जिकल स्ट्राइक की थी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो और अभी हाल ही में हमने ऑपरेशन सिंदूर किया था। तो ये कटुता की शुरुआत 1947 के विभाजन से ही है। अब इसमें मेन जो मुद्दा है वो है कश्मीर विवाद, जो आज भी चल रहा है। और इसके अलावा जो है सीमा तनाव, जैसे LOC पर लगातार संघर्ष विराम है। इसके अलावा जो है इनके जो पाकिस्तान का चीन के साथ झुकाव बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये भारत के लिए और ज़्यादा सुरक्षा की दृष्टि से सही नहीं है। चाइना जो है समय समय पर पाकिस्तान को कर्ज देता है और भारत से लड़ने के लिए बहुत सारे हथियार भी देता है। तो ये ज़्यादा सिचुएशन भारत को पश्चिम तरफ से चाइना जो है पाकिस्तान का सपोर्ट कर भारत के लिए एक तरह से तनावपूर्ण स्थिति पैदा कर रही है। अब इसके अलावा अगर हम बात करें तो चीन और भारत के संबंध अच्छे नहीं है। चाइना 1914, अब हम इसके संबंध के बारे में अगर बात करें तो 1950 में जब पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे उस वक्त उन्होंने चाइना के साथ मैत्री की थी, जिस वक्त उन्होंने कहा था हिंद चीन भाई भाई। मगर चाइना ने हमारे साथ विश्वासघात कर 1962 में हमारे साथ विश्वासघात किया और युद्ध स्टार्ट कर दिया। इसके अलावा भी भारत के साथ जो इसकी है सीमा विवाद है। चाइना हर कुछ दिन पे जो है कहता है, कभी लद्दाख को लेके, कभी अरुणाचल प्रदेश को लेके कहता है कि ये जो भाग है ये हमारा है। ये चाइना जो है भारत की तरफ अपनी सीमा को विस्तार कर रहा है और उसने हाल ही में अभी
अरुणाचल प्रदेश के हिस्से में सड़क का भी निर्माण किया। अब डोकलामा संकट जो 2017 में आमना सामना, इसके अलावा जो है 2020 में गलवान झड़प में सैनिकों की शहीदी और व्यापार में असंतुलन, चीन से भारी आयात, इसके अलावा जो है वो पाकिस्तान में बना हुआ CPEC, और इसके अलावा भी बहुत सारे चीज़ें हैं जैसे इंडो पैसिफिक में चीन की रोक। अगर हम बात करें तो अरुणाचल प्रदेश की ये 7 जगह है जो चाइना के द्वारा कहा जा रहे हैं कि दावा किया जा रहा है कि ये सारे हिस्से जो हैं ये उसके हैं। अब इसके अलावा अगर हम बात करें तो इंडिया और बांग्लादेश के संबंध, तो इंडिया और बांग्लादेश के संबंध की अगर हम बात करें तो सबसे पहले भारत की जो कौन कौन से राज्यों के साथ इसकी सीमा का साझा हो रही है, तो सबसे पहले ये जो है बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल के साथ इसकी सीमा साझा हो रही है। इसके अलावा जो है ये सिक्किम के साथ इसकी सीमा साझा हो रही है, मेघालय के साथ, असम के साथ इसकी सीमाएं साझा हो रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसकी सीमा यहाँ पे असम हो गया, यहाँ पे इसकी सीमा त्रिपुरा के साथ हो रही है। ये सारी ऐसे जगह हैं जहाँ जिसकी सीमा बांग्लादेश के साथ साझा हो रही है। और एक और है अरुणाचल प्रदेश। अब ये 7 ऐसे जगह हैं जिसकी सीमा बांग्लादेश के साथ साझा हो रही है। और 1947 में बांग्लादेश की स्वतंत्रता में भारत ने बहुत अहम भूमिका निभाई थी, और बांग्लादेश और भारत के बीच के संबंध काफ़ी अच्छे भी थे, मगर रिश्ता जल विवाद, इसके अलावा जो है भारत में अवैध प्रवास जो रोहिंग्यों के द्वारा किया जा रहा है वो, और हाल ही में अभी जो बांग्लादेश में जो गृह संकट आया था जिसमें हिंदू लोगों के साथ बहुत ही ज़्यादा दयनीय स्थिति की गई थी, और उसके बाद जो 2024 में ये सिचुएशन आई थी, और उसी वक्त जो बांग्लादेश के जो प्रधानमंत्री बने मोहम्मद यूसुफ का झुकाव चाइना की तरफ ज़्यादा बढ़ रहा है, जो कि भारत के लिए एक ही बहुत ही ज़्यादा सतर्कता की आवश्यकता है। ये भारत के लिए रणनीतिक रूप से अच्छी बात नहीं है। अब सुरक्षा सहयोग, यहाँ पे नक्सलवादी एरिया, भारत की कुछ ऐसी सीमाएं हैं जहाँ पे बांग्लादेश के जो नक्सलवादी है वो उस पर घुसपैठ करते हैं और अवैध रूप से तस्करी वगैरह चीज़ें जैसे होती रहती है। अब अगर हम बात करें तो ये बांग्लादेश जो है भारत के 7 स्टेटों से भी लगता है कहीं ना कहीं, तो और चाइना की पहुंच आसानी से बांग्लादेश में होने से भारत में आसानी से वहाँ पे उनकी सेनाएं हो सकती है, जो भारत के लिए अच्छी खबर नहीं है। ये भारत के पूर्व में स्थित बांग्लादेश जो है वो एक तरह से भारत का पूर्वी एरिया, अगर कभी भी युद्ध की संभावना हुई तो घिर जा सकता है, और भारत पूर्वी तरफ से भी चाइना एवं अपने शत्रुओं से घिर सकता है। अगर हम बात करें तो भारत का संबंध नेपाल और श्रीलंका के साथ, तो श्रीलंका और नेपाल का भी झुकाव जो है अभी चाइना की तरफ ज़्यादा है, क्योंकि चाइना जो है किसी भी देश की इकनॉमी पर सबसे पहले हमला करता है। वो उस देशों को चुनता है जिनकी जो आर्थिक स्थिति है बहुत कमज़ोर होती है, और उन्हें फिर इकोनॉमिकली सपोर्ट करके उन्हें कर्ज देता है, और ताकि फिर वो उनके जगहों पे अपना बंदरगाह, पोर्ट वगैरह बनाता है, ताकि वो इससे जो है जिस जगह पे जाना चाहता है वो जा सकता है। तो उसने अभी हाल ही में श्रीलंका में भी एक पोर्ट बनाया है, जो उसने 99 साल के लिए लीज़ पर लिया हुआ है। तो एक तरह से दक्षिण का एरिया भी जो है बांग्लादेश भारत का वो घिर चुका है, और ये कोई अच्छी खबर हमारे लिए नहीं है। इसके अलावा अभी नेपाल और भारत के बहुत अच्छे संबंध होने के बावजूद भी अभी काला पानी, लिपू लेक और लिम्पानिया में जैसे कुछ सीमाएं विवाद है जो अभी भारत के साथ चल रही है नेपाल की। और नेपाल का चाइना की तरफ झुकाव भी भारत के लिए बहुत अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि भारत और नेपाल के बीच जो है खुली सीमा है। अब निष्कर्ष क्या निकलता है? भारत का केंद्रीय भौगोलिक स्थिति इसे दक्षिण एशिया का केंद्र बनाती है, लेकिन चीन और पाकिस्तान के साथ लगातार घुसपैठ एवं अन्य चुनौतियाँ जो है, अन्य पड़ोसी देश है वो जिसमें जो है चाइना का घुसपैठ होता है, ये भारत के लिए बहुत ही अशुभ समाचार है एक सुरक्षा और विदेश नीति के तौर पे, और ये एक गंभीर चुनौती के रूप में भारत के लिए उभर रही है। अब अनिल चौहान के बयान की मुख्य वजह क्या है? तो अगर हम बात करें तो भारत और चीन का सहयोग, रक्षा सहयोग, चीन और पाकिस्तान का रक्षा सहयोग, पाकिस्तान को चाइना की तरफ से इकोनॉमिकली सपोर्ट मिल रहा है, इसके अलावा हथियार भी दे रहा है और तकनीकों की चीज़ भी चाइना के द्वारा दिए जा रहे हैं।
बांग्लादेश पे भी चाइना का प्रभाव हो रहा है। अब तीनों देशों का झुकाव, अगर कभी भी युद्ध की संभावना हुई तो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से भारत इन तीनों देश के साथ घिर सकता है। और ऑपरेशन सिंदूर का अनुभव, ऑपरेशन सिंदूर की बात अगर हम करें तो पाकिस्तान की सैन्य आक्रामकता और चीन की शांत भूमिका से संकेत मिलता है कि ये देश एक दूसरे का समर्थन कर सकते हैं। जिस वक्त हमने ऑपरेशन सिंदूर किया था उस वक्त जो है पाकिस्तान जो है उसकी सैन्य आक्रामकता थी और चाइना जो है कहीं ना कहीं उसका सपोर्ट कर रहा था, किंतु उसने एक बार भी इस युद्ध का विरोध नहीं किया। और हिंद महासागर में जो चीन के द्वारा गतिविधि की जा रही है वो भी कहीं ना कहीं भारत के लिए सुरक्षित नहीं है। अब हिंद महासागर जो है एक तरह से बहुत ही ज़्यादा हिंद महासागर एशिया को दक्षिण अफ्रीका से जोड़ती है, जो एक महादेश को दूसरे महादेश से जोड़ रही है। और भारत के काफ़ी हिस्से जो है हिंद महासागर से जुड़ा हुआ है। और यहाँ पे ये जो है 33 देशों और 54 बंदरगाह जो है इसमें महत्वपूर्ण बंदरगाह है। और ये जो जगह है वहाँ पे चीन ने भारत को 9 तरफ से घेरा है। उसने 9 ऐसे जगहों पे अपने पोर्ट बनाए हैं जहाँ से भारत को घेरा जा सके। जिसमें अगर बात की जाए तो ये पोर्ट इसमें से आते हैं पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट, ये बलूचिस्तान में स्थित है। श्रीलंका में हवनटोटा पोर्ट, ये जो पोर्ट है उसे चीन ने श्रीलंका से 99 साल के लिए लीज पे लिया है। उसे इकोनॉमिकली कर्ज देके जब उसने उसका कर्ज नहीं चुकाया तो उसने उस एरिया को 99 साल तक लीज पे लिया है, जब तक वो उसके कर्ज को ना चुका दे। बांग्लादेश में चिट्टागोंग पोर्ट, म्यांमार में जो बना हुआ है क्या क्यूशू, इसके अलावा पूर्वी अफ्रीका में डिजिब्यूटी कोफ, और ये सारी चीज़ें जो भारत को कहीं नहीं कहीं घेर रही है। अब ये जो मोती, इसे अब अलग अलग मोतियों की माला के समूह के नाम से भी जानते हैं। और ये सभी मोती भारत को चारों तरफ से घेरती है, जिसे हम सामरिक घेराबंदी भी कह सकते हैं। और चीन की नौसेना की पहुंच इसके द्वारा बहुत ही आसानी से भारत तक हो सकती है। अगर भविष्य में कभी भी चाइना और भारत के बीच में युद्ध की संभावना हुई तो भारत की हार इन देशों के द्वारा सुनिश्चित हो जा सकती है। भारत ने भी इसकी प्रतिक्रिया के लिए सागर नीति अपनाई, क्वाड सहयोग और चाबहार पोर्ट का विकास किया। मगर अभी भी भारत की स्थिति जो है काफ़ी दयनीय सुरक्षा स्थिति इन तीनों देशों के मिलने से काफ़ी सुरक्षा दृष्टि जो है काफ़ी सुरक्षा की स्थिति जो है वो खतरे में आ सकती है। और ये बहुत चिंताजनक विषय भी है भारत के लिए। अब चीन और पाकिस्तान का संबंध देखें तो सबसे पहले CPEC, जिसे 60 अरब डॉलर के खर्च के द्वारा बनाए गए हैं। और ये जो सड़क है वो जो चाइना से है जो है सड़क, रेल और इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पे जुड़ा हुआ है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये जो सड़क है, ये अगर हम इसकी बात करें, ये सड़क की जो ये कॉरिडोर है, ये भारत के जो है गलियारा कश्मीर, जो पाक अधिकृत कश्मीर है उस हिस्से से गुजरते हैं। और ये कहीं ना कहीं भारत की संप्रभुता के लिए चुनौती की स्थिति है। अब अगर हम बात करें तो चीन का कर्जा जो है पाकिस्तान पे बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा जो है सैन्य अभ्यास, उनके संयुक्त सैन्य अभ्यास स्थल वायु नौसेना का। अब चीन का निवेश जैसे ऊर्जा, सड़क, रेल, बंदरगाह में भारी निवेश कर रहा है। और ख़ासकर कश्मीर और UNSC जैसे मुद्दों पे पाकिस्तान का सपोर्ट करना। और इनके जो गहरे साझेदारी है ना, इस वजह से इन्हें आयरन ब्रदर्स भी कहा जाता है। बांग्लादेश का संबंध, हाल ही में बांग्लादेश का चीन जो है आर्थिक रूप से निवेश कर रहा है। और जो कूटनीति के तहत चाइना जो है बांग्लादेश का सपोर्ट कर रहा है। और यह एक तरह से भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के लिए असुरक्षा की भावनाएं हैं, क्योंकि हमने देखा है कि भारत की जो 7 सिस्टर्स हैं वो कहीं ना कहीं इससे लगती हैं। और जिस वजह से चाइना आसानी से बांग्लादेश तक आ सकता है, जहाँ से वो आसानी से वहाँ पे कट्टरवादी और 7 सिस्टर्स से भारत की जो स्थिति है वो अभी उतनी अच्छी नहीं है। और वहाँ पे कभी भी किसी भी तरह का घुसपैठ या फिर विद्रोह की संभावनाएं हो सकती है, जिससे चाइना बढ़ावा दे सकता है, या फिर वो धार्मिक मामले पे हो, या फिर नक्सलवादी क्षेत्रों, या फिर अन्य रीजनों से। अब तीनों देश का मिला जुला प्रभाव हमने देखा यहाँ पे स्ट्रिंग ऑफ पेयर्स में। अब इसके अलावा रणनीतिक घेराबंद, भारत को पश्चिम में पाकिस्तान के द्वारा घेरना, उत्तर में चीन और पूर्व में बांग्लादेश के घेरने की स्थिति। सैन्य दावा, चीन और पाकिस्तान दोनों की सेना हाईटेक में रहती है और धीरे धीरे बांग्लादेश भी इसमें शामिल हो रहा है।
अब ये आर्थिक और कूटनीतिक रूप से भारत को कमज़ोर करने की स्थिति है। सीमावर्ती राज्यों में घुसपैठ, कट्टरपंथी और अलगाववाद को भी इससे बढ़ावा मिल सकता है और इससे भारत को जो है 3 मोर्चों पे खतरा हो सकता है, जिसका जवाब उसे तीनों दिशाओं से देना पड़ सकता है। अब ये ऑपरेशन सिंदूर की स्थिति में हमें देखने को मिल गए हैं। अब अगर हमें देखें तो हमें कूटनीतिक रूप से मजबूत बनना होगा। मल्टी डोमेन डिफेंस मतलब कि अलग अलग तरह के डिफेंस भी हमें अपनाने होंगे, जैसे मिसाइल, ड्रोन, साइबर और इससे भी कहीं ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें हमें लानी होंगी। अब पड़ोसी देशों के साथ विश्वास एवं निवेश को बढ़ाना होगा। अब निष्कर्ष यही निकल रहा है कि भारत को आंतरिक स्थिरता और सुरक्षा नीति को जो ये है प्रभावित कर सकती है, तो इसे उस भारत को मजबूत बनाना होगा। कूटनीति एवं क्षेत्रीय सहयोग को भी मजबूत करना होगा और भारत को इस समय बहुस्तरीय रणनीति को अपनाना होगा, जैसे सैन्य, साइबर, आर्थिक और वैचारिक स्तर पे। इसी के साथ धन्यवाद।